हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं ऋतिक राज आज अपने इस वीडियो में जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के विषय में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पर विस्तृत तौर पर चर्चा की जाएगी। आज उसी के क्रम में आज मैं मूल अधिकारों के विषय में आपसे विस्तृत तौर पर चर्चा करने आया हूँ। यहाँ पे कुछ आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जो आपने कई किताबों में पढ़ रखी हैं। उसके उपरांत भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने इसमें जोड़ रखी हैं और आपको वो चीज़ें पसंद आएंगी। इसमें मैं मूल अधिकार देखो कितने आर्टिकल्स हो पाते हैं। देखो मैंने आपसे कहा है कि चाहे जितना भी समय लगे मैं जितने भी आर्टिकल्स अब, क्योंकि मैं शॉर्ट में नहीं, अब लॉन्ग लॉन्ग वे में लेके चलूँगा विस्तृत तौर पे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्लॉज सब क्लॉज, उसकी क्या भूमिका है, उसके बैकग्राउंड क्या रहा है, उन सारे तौर पर आज चर्चा करने वाला हूँ। और मुख्यतः आज मूल अधिकार से अपनी बात को शुरू करने वाला हूँ क्योंकि मैं शायद कॉन्स्टिट्यूशन डे पे एक वीडियो शूट किया था, उस पर मैंने प्रेम्बल के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय संविधान को पढ़ना है तो मूल अधिकार से ही अपनी बात को शुरू करना चाहिए। सबसे पहले ये समझ सको कि मेरे अधिकार क्या है। तो इसी क्रम में मैं अपने इस मूल अधिकार के विषय में आपसे बात करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। लेक्चर मूल अधिकार दरअसल होता क्या है? इसका जो सामान्य अर्थ है वो नागरिकों की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि अपरिहार्य भी है। कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं जो ये नागरिकों की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक ही नहीं, ये सिर्फ आवश्यक नहीं है बल्कि अपरिहार्य भी हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति बहुमुखी विकास संभव नहीं है। अगर ये अधिकार ही ना हो तो व्यक्ति का विकास ही संभव नहीं है। अगर इसका जो सामान्य अर्थ लेकर चलें मूल अधिकार का, आप जानते हो कि आपने पहले पढ़ रखा होगा कि भाग 3 में मूल अधिकार के विषय में सूचना मिलती है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इसकी चर्चा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आर्टिकल रट सकते हो लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, इसके पीछे की क्या भूमिका रही। आर्टिकल तो हर कोई बता के निकल जाएगा लेकिन जो उसके पीछे की जो मेन नस है वो कहना क्या चाहता है, उसकी जो विस्तृत तौर पर चर्चा है वो मैं आज करने का प्रयास करता हूं। जो इसका मूल अधिकार का जो उद्देश्य क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या होना चाहिए मूल अधिकार का, वो समझते हैं। एक मूल अधिकार के जो उद्देश्य में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक विधि शासित सरकार, जैसे एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना, ना कि लोगों की स्थापना करना, ना कि लोगों की सरकार की स्थापना करना। मूल अधिकार के विषय का जो एक उद्देश्य है मूल अधिकारों के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पे जो एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, ना किसी लोगों की सरकार की स्थापना करना। इसीलिए मूल अधिकार, मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी हो जाते हैं एक व्यक्ति के लिए। यहाँ पे एक सवाल आ जाता है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि मूल अधिकार भारत में किस देश से लिए गए हैं, किस देश से अपनाए गए हैं, तो आ जाता है कि ये अमेरिकी संविधान से अपनाए गए हैं। यहां तक आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई है, लेकिन उसके बाद में कहानी शुरू होती है। अब मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि संविधान में व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य के अधिकारों के प्रयोग की सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। इनकी सीमाएं हैं, मतलब ये नहीं है कि दे दिया है तो बस किसी भी स्थिति में खारिज नहीं होंगे, या उस पर कुछ उपबंध नहीं है, या उस पर कुछ लगाम नहीं है। सरकार के द्वारा लगाम लगाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है मूल अधिकार।
क्योंकि सरकार इनकी सीमाओं को निर्धारित भी कर सकती है। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 13 जो है। आर्टिकल 13 कहता है राज्य को मूल अधिकारों के आदर एवं अनुपालन करने के लिए बाध्य करता है और न्यायपालिका को यह सख्त देता है कि वह ऐसे अधिनियम या विधि को शून्य घोषित करे। मेरी एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि वह ऐसे अधिनियम या विधि को शून्य घोषित करे जो मूल अधिकार को अतिलंबन करती हूं। न्यायपालिका की यही सही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों का खंडन करती है, तो न्यायपालिका के पास यह शक्ति दी गई है कि वह उस विधि को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। सही मायने में न्यायपालिका को यही न्यायिक पुनर्लोकन या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है की शक्ति है न्यायपालिका के पास में। यह आर्टिकल 13 में इस बात की चर्चा की गई है कि कोई भी ऐसी विधि जो मेरे मूल अधिकारों का खंडन कर रही है, तो उस विधि को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। ये इस बात की शक्ति न्यायपालिका में निहित है। ठीक है, यहां तक हो गई आर्टिकल 13 की बात में। अगर मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं, मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं, तो यह सबसे पहले अगर कहा जाता है कि मूल अधिकारों दरअसल सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि में अगर इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि मौलिक अधिकारों का सूत्रपात है जो 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में हुआ था। सर्वप्रथम जब फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व की स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का संदेश दिया, फ्रांस ने 1789 के संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों और संविधाओं मान्यता देना प्रारंभ की। फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद में कुछ लोगों को लगना चाहिए कि मानवीय अधिकारों की घोषणा मानव होने का कुछ तो फायदा हो, मानव होने के नाते उनको कुछ तो अधिकार मिले, इसीलिए मान्यता देना प्रारंभ की गई। और इसके उपरांत 1791 में अमेरिका के संविधान ने अधिकार पत्र में घोषणा की। सर्वप्रथम 1791 में अमेरिका के संविधान में घोषणा पत्र, जब अमेरिका का संविधान 1776 में जब आज़ाद होता है, उसके बाद में जब 1791 में अमेरिका के घोषणा पत्र, अधिकार पत्र निकाला जाता है, तो उसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी। अगर ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड पे मूल अधिकारों के विषय में। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की घोषणा कहां से शुरू होती है, ये जानना काफी ही रोचक रहता है। भारत में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें आपको कई किताबों में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मैं बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं, तैयार करके लाया हूं आपके लिए कि आप इसको समझ सकें। ठीक है, अगर भारत में कहा जाए कि मौलिक अधिकारों की मांग है, जो सर्वप्रथम जो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग है, उस 1895 में मांग की जाती है कि मौलिक अधिकार होने चाहिए। उसके पश्चात 1917 में और 1919 के दौरान कांग्रेस के द्वारा संकल्प पत्र पारित करके मूल अधिकारों की मांग की गई। सरकार ने इन अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने प्रारंभ से ही नागरिकों के मूल अधिकारों पर जोर देना शुरू कर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने पहले ही मांग शुरू कर दी थी कि हमको हमारे भी मूल अधिकार होने चाहिए। वही अगर बात उसके बाद में 1919, उसके बाद 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा प्रस्तुत द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मूल अधिकारों की घोषणा नहीं थी। जो श्रीमती एनी बेसेंट की जो पुस्तक थी द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, उसमें मूल अधिकारों की घोषणा निहित की कि नागरिकों को मूल अधिकार मिलने चाहिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प पत्र पारित कर निर्धारित किया कि भारत के, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये आ जाती है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संकल्प प्रस्ताव पारित करके निर्धारित किया कि भारत के संविधान का आधारभूत मूल अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। ये मद्रास अधिवेशन था 1927 का, जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से 1700 क्यों आ रहा है बार बार, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई थी। कब? 1928 में सर्वप्रथम नेहरू समिति ने के प्रतिवेदन पर। यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी मुझे लग रहा है। मार्च 1931 में कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग को दोहराया। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1931 में कराची में हुआ, उसमें कहा कि मूल अधिकार की मांग उठी सम्मेलन में, कांग्रेस के अधिवेशन में दोबारा से। वही 1946 में संविधान सभा के गठन की योजना में मूल अधिकारों की मांग को दोहराया और 1946 में संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान सभा अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकारों और काबिलाई क्षेत्रों के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए एक परामर्श समिति की नियुक्त की जानी चाहिए। इस बात की चर्चा 1946 में कहा गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं 1947 आता है और परामर्श समिति ने 27 फरवरी 1947 को पांच उप समितियां गठित की, जिसमें से एक मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। आप समझ सकते हैं मूल अधिकारों का इतिहास कितना लंबा रहा है। उसके उपरांत भारत के संविधान में इसको एक जगह मिल पाई है। इसके उपरांत जिसमें से एक मौलिक अधिकारों 5 समितियां थी बनाई गई, उसमें से एक जो समिति थी वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। मौलिक अधिकार उप समिति के जो संवैधानिक परामर्श थे वो BN राव थे। आपने BN राव का नाम कई बार सुना होगा। तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित इस उप समिति के जो सदस्य थे वो JP कृपलानी भी थे। JP कृपलानी, मीनू मसानी थे, KT शाह थे और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KN मुंशी, सरदार हरनाम सिंह, ये सब थे लगभग। और डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, KN पानिकर, राजकुमारी अमृत कौर आदि थे। कई लोग थे इसके सदस्य, मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके सदस्य ये सभी लोग थे। मुझे आशा है यहाँ तक आपको यह बात समझ आ गई होगी कि मूल अधिकारों का जो इतिहास है कितना पुराना रहा है। उसके उपरांत भारत के संविधान में इसकी चर्चा हो पाई है। अंततः संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभाजित कर लिया। यहां तक आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके उपरांत बात करते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों में दरअसल दिया क्या क्या गया है, उनकी रूपरेखा क्या है, जिससे आपको बात और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं विधियों की, संविधान में आर्टिकल्स को। अब यहां से थोड़ा सा परेशान ना हो, आर्टिकल 13 शुरू होता है। मौलिक अधिकारों से असंगत तथा उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से एक नया चैप्टर नहीं कह सकते, उसी का दूसरा पार्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उठकर अब आ गए हैं भारत के संविधान में। आर्टिकल 13 इस संविधान सभा के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियों उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग के उपबंधों से असंगत हो गए। मैंने इसकी बात पहले भी शुरुआत के वीडियो में ही कही है कि ऐसी कोई भी विधि जो
मूल अधिकारों का खंडन करती है, मूल अधिकारों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, वो शून्य घोषित हो जाएगी। इसकी चर्चा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दी गई है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 13 क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को या छीन रही हो या कम कर रही हो। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाता है जो किसी के मूल अधिकारों का खंडन करती है, तो यह विधि या तो पूरी खंडित होगी अगर पूरी तरीके से किसी के व्यक्ति के मूल अधिकारों का खंडन करती है, लेकिन अगर वहां तक यह विधि खंडित होगी जहां तक व्यक्ति के मूल अधिकारों का खंडन करती है, उस उल्लंघन करती है, उस मात्रा तक वो शून्य होगी। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं मूल अधिकारों के वर्गीकरण से संबंधित, ये आर्टिकल 13 हो गया। और इसके बाद में एक और इसी में ही 13 क्लॉज 3 में भी कहा गया है कि इस विधि में भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा हैं। ये सारी चीजें इसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में दी गई हैं। इसके बाद में अगर एक और इसी के सब क्लॉज को देख लें आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को, तो उसमें है कि इस अनुच्छेद में कोई बात जो आर्टिकल 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। 368 के संविधान संशोधन से ये आउट होगी या बाहर होगी। ये हो गया आर्टिकल आपका 13। इसके बाद में मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण से संबंधित बात की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया है, भारत के संविधान में 7 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। उसमें से सबसे पहले बात है वो है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। उसके बाद में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद में संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30। उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको पहले ही मैंने आपको बता रखी हैं। इसमें जो आपने सोच रहे होंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, वो हो गया है कानूनी अधिकार, जो भारत के संविधान में 300A में उसकी चर्चा की गई है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे संपत्ति के अधिकार से संबंधित। इसमें जो सबसे उसके बाद में, हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये तो ओवरव्यू हो गया आपके मूल अधिकार का। इसके बाद में हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही आ जाता है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अब यहाँ से आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा विस्तृत तौर पे इसकी चर्चा होने वाली है। आर्टिकल 14 में क्या कहता है? इसमें कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कहा गया विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। ये नहीं है कि जो कानून भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी या अडानी के ऊपर लागू होगा, वही कानून मजदूर वर्ग है, उनकी कंपनी में सबसे निचले स्तर पर पायदान पर काम करने वाला व्यक्ति है, उस पर भी वही कानून लागू होगा। यह कहा गया आर्टिकल 14 में। और विधियों के समक्ष सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ये बात हो गई आर्टिकल 14 में। साधारणतः इसके 2 वाक्यांश कहे जाते हैं कि इसी आर्टिकल 14 से संबंधित है। विधि के समक्ष समता, मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि को सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। विधि के समक्ष, कानून के समक्ष कौन बड़ा कौन छोटा, हर कोई कानून के समक्ष समान है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
वहीं बात जाए विधियों की समझ क्षमता एक नकारात्मक संकल्पना है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि जो कानून है, जो मूल अधिकार सामान्यता निगेटिव है, नकारात्मक है, क्योंकि मुझे ये राज्य से मिलते हैं या मैं राज्य से छीनता हूँ। जिसमें यह विविध है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होंगे और सभी वर्ग समान रूप से समान विधि के अधीन होंगे। इसकी बात की गई आर्टिकल 14। जबकि विधि के समान संरक्षण अपेक्षाकृत एक अधिक सकारात्मक संकल्पना है। देखो, मैंने सामान्यता बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि सभी आर्टिकल। वहीं विधि का समान संरक्षण सकारात्मक है भाई। और जिसमें यह विविध है कि समान परिस्थिति में समानता का व्यवहार किया जाता है। समान, अगर परिस्थितियां समान है तो उनके साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। दोनों ही वाक्यांशों का उद्देश्य समान न्याय है, लेकिन विधि के समक्ष समता डायसी के विविध सम्मत शासन की संकल्पना का दूसरा उपसिद्धांत है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति देश में विधि के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश में विधि कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं हो सकता है। आर्टिकल 14 में निहित है कि विधि सम्मत शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन कर नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे जो भारत के संविधान में आप 368 को आप पढ़ेंगे तो उसमें भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित बात की गई। आर्टिकल 368 भाग 20 में कहा गया ये 368 के अधीन संशोधन से बाहर है या उससे आप इसको संशोधन या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। वही आर्टिकल 14 में ही एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी निहित है। इसके उपरांत समान कार्य के लिए समान वेतन भी आर्टिकल 14 का हिस्सा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो रणधीर बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार नहीं है कि भाई साहब ये मूल अधिकार चाहे ना हो समान कार्य के लिए समान वेतन, बल्कि अनुच्छेद 14, 16, 39 गा के अधीन निश्चय ही यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। और यदि दो व्यक्तियों के मामले में विभेद किया जाता है जिसका कोई ठोस आधार भी नहीं है, इसमें अनुच्छेद का अतिक्रमण होता है। जबकि फ्रेक एजेंसी पब्लिक स्कूल ऑफ एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 का आदर्श है। यहाँ पे जो जितना भी आप डीप में जाएंगे भारतीय संविधान को, आप समझेंगे कि उसके ऊपर उसके अंदर भी क्या क्या दिया गया है।